अब तक जो 2 वीडियोस इसके पहले बनाए हैं, एक वीडियो बनाया पार्ट 1, ठीक है, जो पार्ट 1 करके बनाया लीनियर इक्वेशंस के लिए, उसमें हमने कंप्लीट लीनियर इक्वेशन का ओरिजिन, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है ना। देन सेकंड हमने जो पार्ट 2 वीडियो बनाया गया है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाला, ठीक है ना। इस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाली वीडियो में मैंने आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसके बारे में कंप्लीट बेसिक आपको बताया है, और उसके साथ साथ इस चैप्टर में हम जो टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है ना, वो सारी टर्म्स को मैंने हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो में काफी डिटेल में और डीपली डिस्कस किया है। और इसमें जो मेथड्स लगेंगी उन मेथड्स का बेसिस किस तरीके से आप फॉलो करेंगे, कि कौन सी मेथड किस क्वेश्चन पे लग रही है, वो भी मैंने आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में कंप्लीट कराया है। मतलब पार्ट 2 वाला जो हमारा वीडियो है वो चैप्टर को लेके कंप्लीट पोर्शन कवर करता है, और पार्ट 1 ये लीनियर इक्वेशंस के पूरा कंप्लीट पोर्शन को कवर करता है, ठीक है ना। इसके थ्रू अगर आप ये दोनों वीडियो देख के इस थर्ड वीडियो को देखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको लीनियर इक्वेशंस का कंप्लीट बेसिक और नॉलेज रहेगा, ताकि आप आगे की जो फर्दर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो इक्वेशन होती है, 2 इक्वेशन का पेयर होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो उन इक्वेशंस को क्या किया जाता है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तरीका होता है ग्राफिकली, और दूसरा तरीका जो आपका होता है वो न्यूमेरिकली अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई इक्वेशंस आपको दी गई, ठीक है, उन इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बेसिस पे उसको आप एक्सप्रेस करेंगे, मतलब उस दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स जो आएंगे, ठीक है ना, आप उसको लास्ट में लिखेंगे एज अ स्टेटमेंट। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन बेसिस होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। सेकेंडली होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए जैसे आप किसी इक्वेशन का जो होता है पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, उनको आप अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना, इनको हम ग्राफिकली मतलब ग्राफ में भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। और आप सभी को मालूम है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना, मतलब 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं और दोनों के जब ग्राफ बनेंगे स्ट्रेट लाइन, तो वो 3 टाइप्स की कंडीशंस हो जाएगी, क्रिएट होंगी, कि वो ग्राफ, देखिए 2 अलग अलग लाइन के ग्राफ बन रहे हैं तो आपस में क्या करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेगी लाइंस। सेकेंडली अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, देखिए अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो या तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो लाइंस आपस में क्या जा रही है, बिल्कुल पैरेलल, मतलब वो लाइंस आपस में ग्राफ में इस तरीके से जा रही हूँ, या फिर वो लाइंस क्या हो, बिल्कुल कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ बन रहा हो, ठीक है ना। मतलब जब आप ग्राफ बना रहे हैं किसी लीनियर इक्वेशन का, ग्राफिकली सॉल्यूशन कर रहे हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, अब उनका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो 2 तरीके से डिपेंड करेगा। इन दोनों तरीके से अगर वो इंटरसेक्ट ना हो, एक पॉसिबिलिटी रहेगी वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है ना, और सेकेंडली पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना होकर, ठीक है, पैरेलल हो जाए, या तो कोइंसिडेंट हो जाए, एक के ऊपर एक हो जाए, या पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए जिस तरीके से आप अलजेब्रिकली सॉल्यूशन करते हैं, तो कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं अलजेब्रिकली में, और कुछ सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं, जैसे अंडर रूट में आ जाते हैं, या कभी रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो जाता है तो वो इमेजिनरी आंसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या ग्राफिकली में भी क्या होता है कि जब लाइंस आपस में 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, मतलब यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जाए, ठीक है ना भाई। जैसे आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, आप अब ये 2 इक्वेशंस को आप सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन जब ऑब्टेन होता है जब 2 लाइन आपस में टकराएं, ठीक है ना। अब 2 डिफरेंट लाइंस और एक ही पॉइंट पे टकरा रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए 2 डिफरेंट लाइंस हैं एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। जब वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में केवल एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर ये दोनों लाइन आपस में टकराएं ही ना और पैरेलल चले जाएं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। थर्डली आया तो थर्ड कंडीशन है लाइंस कोइंसिडेंट हो, बिल्कुल जस्ट एक के ऊपर एक हो जाए। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस के सारे पॉइंट्स क्या हो, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और जब सारे पॉइंट सिमिलर होते हैं तो उन 2 इक्वेशंस के काफी ज्यादा कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, क्लियर है। और जब किसी इक्वेशन के काफी ज्यादा कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं तो उसे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एज अ टर्म करते हैं, क्लियर है। यहाँ ये सब बात तो खत्म हुई, ये सब आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना है, मगर फिलहाल जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है 3.1, उसमें ये कहा गया है कि आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, आपको पहले उनकी कंडीशंस इक्वेशन में फॉर्म करना है, और इक्वेशन के बाद उसको ग्राफिकली एज वेल एज अलजेब्रिकली आपको एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 आपको देख के रखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है ना। कभी भी जब आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन करें, न्यूमेरिक क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम्स करें, तो एक चीज ध्यान रखें कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इसके अंदर से हमें जो हमारे काम का मटेरियल है वो निकालना है। जब क्वेश्चन को रीड करते चाहें तो आपको जो भी चीज़ समझ में है उसे आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए कि मुझे हाँ इस चीज़ को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
इसमें आपको बता दूं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने उसकी डॉटर को बताया कि 7 years ago, अगो मतलब पहले, 7 साल पहले, ठीक है ना, आई वॉज 7 times as old as you were then, ठीक है ना। आफ्ताब उसके डॉटर से बोल रहा है कि वो उसकी मतलब जो वो उसके डॉटर से क्या था, 7 times था, 7 साल पहले कितना था, 7 times, मतलब मान लीजिए कि अगर डॉटर की एज क्या थी, 1 year थी, ठीक है ना, 7 साल पहले, तो आफ्ताब की क्या थी उससे, ये केवल एज अ एग्जाम्पल कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, आप सभी को ही मालूम है। अगर उसकी बेटी 1 साल की होगी तो आफ्ताब उसके 7 times था, मतलब 7 साल का होगा, पॉसिबल नहीं है। मैं कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि इस तरीके से बोला जा रहा है, बाकी जब एक्चुअली एज आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो आफ्ताब ये बोल रहा है उसकी बेटी से कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मतलब तुम 7 साल पहले जितने की भी एज की थी उससे मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, और ऑल्सो 3 years from now, और 3 साल बाद, ठीक है, आज से 3 साल बाद। देखिए जो भी कभी भी एज की जो बात होती है, जिसका ध्यान रखना है कि जो एज की बात होती है ना वो प्रेजेंट पे लेकर होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट पर होती है सारी बातें। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 7 साल बाद, तो मैं प्रेजेंट से गिनूंगा 7 साल बाद, और अगर जस्ट मैं उसके बाद बोल दूं कि 3 years आफ्टर, मतलब 3 साल बाद, तो प्रेजेंट से ही 3 साल आगे जाऊंगा, ये नहीं कि 7 साल पीछे से 3 साल आगे आ गया, तो वो 4 साल पीछे ही कहलाएगा जब भी, ठीक है ना। तो अब जो कंडीशन में बोला जा रहा है कि ऑल्सो 3 years from now, मतलब अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, ठीक है ना, आज से 3 साल बाद जितनी भी तुम साल की होगी मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा होऊंगा। और रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बोथ, आपको दोनों करना है, एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली, ठीक है। जब भी एज की बात होती है तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि एज का कैलकुलेशन किस पे किया जाता है, प्रेजेंट एज पे किया जाता है। तो हम आफ्ताब उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज मान लें, तो चलिए आफ्ताब की हम प्रेजेंट एज मानते हैं, तो आफ्ताब का लेट, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस लगते हैं सॉल्व करने के लिए, बस एक बार कंडीशन क्लियर हो जाए। तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, ठीक है ना, हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की कितनी है, x years है, और इस लेट द प्रेजेंट एज एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ her daughter, let the present age of her daughter be y years, हमने मान लिया कि उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, y years। अब कंडीशंस के थ्रू चलिए, तो कंडीशंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो पहले 7 साल पहले की बात हुई थी, तो 7 years ago, 7 साल पहले चलिए, तो देखिए 7 साल पहले चलते हैं, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, 7 साल पहले की बात हो जाए तो एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब कितने का होगा, अभी आफ्ताब x years का है, अगर आप वही 15 साल के हैं और आपसे मैं बोलूँ 7 साल पहले कितने में, तो आप 8 साल के होंगे, आप 15 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, यू विल सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 15, क्लियर है आप सभी को। तो इसी तरीके से आफ्ताब इज प्रेजेंटली x years ओल्ड, सो बिफोर 7 years, सॉरी बिफोर 7 years, मतलब 7 साल पहले हिज एज विल बी x minus 7, उसकी एज क्या हो जाएगी x minus 7 years। और डॉटर एज कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, डॉटर एज आपकी क्या हो जाएगी भाई, जिस तरीके से आपने आफ्ताब के इसमें माइनस किया, डॉटर में माइनस कर दीजिए, 5 minus 7 years। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कंडीशन अरेंज करते हैं। देखिए कंडीशन क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि जो एल्जेब्रिकल इक्वेशंस होती हैं, और मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक में बताया था कि जो इक्वेशंस होती है ना, इनके बीच में इक्वल टू का साइन आता है। इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए इक्वल टू का जो साइन होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है और राइट हैंड पोर्शन है, ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वल पोर्शन है। क्लियर, लेफ्ट हैंड पोर्शन और राइट हैंड पोर्शन दोनों आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल पोर्शन होंगे। तो इसका मतलब आपको दोनों पोर्शन इक्वल रखना पड़ेगा। अब ये बोला गया है कि 7 साल पहले, ठीक है ना, आफ्ताब की जो डॉटर की एज थी वो उसके फादर मतलब आफ्ताब से 7 टाइम्स कम थी, मतलब उसकी जो एज थी 7 टाइम्स क्या थी, कम थी। अब 7 टाइम्स कम है एज, तब क्या करें, तो दोनों को बराबर तो करना जरूरी है। तो एक साइड तो आप किसकी एज रखते हैं, एक साइड आफ्ताब की एज रखते हैं x - 7, और एक साइड किसकी एज रख दें, डॉटर की y - 7। अब दोनों की एज क्या करना है, हमें इक्वल करना है। दोनों की एज क्या करना है, इक्वल करना है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए हमें ये मालूम है कि डॉटर छोटी है, तो डॉटर कितनी छोटी है, 7 टाइम्स छोटी है, तो आप डॉटर को 7 टाइम्स बढ़ा दो, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, इक्वल। कभी भी जो छोटा नंबर होता है ना, छोटी चीज होती है, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि बड़ी चीज की इक्वल हो जाए। तो यहाँ आफ्ताब की जो बेटी है
वो क्या है उससे 7 टाइम्स छोटी है, साथ साथ पेन है, तो आप इसकी बेटी में 7 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 7 का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा 7y माइनस 7 7 सा 49, बाहर का टर्म का मल्टीप्लाई दोनों में होता है अंदर। देन इक्वेशन बनाइए x के y फॉर्म में, तो x 7y को यहाँ लिया तो x माइनस 7y, माइनस का जो 7 है ना इसको उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 49 है प्रेजेंट, वो माइनस का 7 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। देन x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 42, इसे इक्वेशन 1 देके छोड़ देंगे आप, ठीक है ना। ये x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। क्लियर है सभी को। चलिए अब सेकंड कंडीशन, इसके बाद वाली कंडीशन क्या दी हुई है आपको कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, मतलब आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद, ठीक है। तो आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब अभी x का है वो प्रेजेंट, मैंने आपको बताया ना कोई भी कैलकुलेशन कहाँ करना है प्रेजेंट से, 3 साल बाद जा रहा है तो प्रेजेंट से 3 साल बाद जा रहा है। अभी x का है तो 3 इयर्स बाद क्या जाएगा x प्लस 3, और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज हो जाएगी y प्लस 3 इयर्स। अब अगेन कंडीशन को आप अरेंज करिए, तो कंडीशन में क्या कहा गया था कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की डॉटर है, ठीक है ना, 3 साल बाद जो आफ्ताब की डॉटर है वो आफ्ताब की एज के 3 टाइम्स हो गया। 3 साल बाद की आफ्ताब की एज क्या है पहले तो आप वो देख लें, 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या है x प्लस 3, आप सभी को में कंडीशन बैलेंस करनी है, ठीक है। डॉटर की एज है y प्लस 3, अब डॉटर जो है वो आफ्ताब की एज से 3 टाइम्स स्मॉलर है, मतलब जो डॉटर है वो आफ्ताब की एज से 3 टाइम्स स्मॉलर है। तो मैंने आपको बताया जब भी इक्वल करना तो स्मॉलर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम्स स्मॉलर है 3 टाइम्स स्मॉलर है ना, तो अब 3 टाइम्स को क्या कर दो उसे मल्टीप्लाई, तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो जाएगा 3 × y 3y प्लस 3 3 is 9। अगेन इक्वेशन सॉल्व करें तो ये माइनस 3y वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस का 3 वहां चले जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6। इज इट इक्वेशन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको इन कंडीशंस को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल अलजेब्रिकली इन कंडीशंस को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए उन्होंने जो ये 2 कंडीशंस बोली थी 7 इयर्स अगो और 3 इयर्स आफ्टर वाली, ये दोनों कंडीशंस को हमने अलजेब्रिकली काफी अच्छी तरीके से क्या कर लिया गया, एक्सप्रेस किया गया है। अब उसके आगे बढ़े तो उन्होंने अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन के बाद ग्राफिकली सॉल्यूशन मांगा था इस चीज का, तो अब इसी का हम क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन आप सभी ने क्लास 7 और 8 में पढ़ा हुआ है, तो ये अलजेब्रिकल सॉल्यूशन तो आप सभी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, इसका क्या है अलजेब्रिकल सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए मुझे केवल इक्वेशन की जरूरत है, तो मैं बाकी चीजें मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हमें केवल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट द कंडीशन अलजेब्रिकली एंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब अलजेब्रिकली कंडीशन को रिप्रेजेंट करो नंबर्स वगैरह के फॉर्म में, और इसको ग्राफिकली सॉल्व, मतलब ग्राफिकली इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो ये तो आपकी 2 इक्वेशंस है, मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी रहने दी है, इसे ऊपर लिख ले रहे हैं, बाकी जो स्पेस है हम सॉल्यूशन के लिए छोड़ देंगे। तो आपकी पहली इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 इक्वेशन 1, और दूसरी है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए अब इसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन आप सभी को मालूम है कि जब आप ग्राफ का सॉल्यूशन बनाते हैं कैसे बनाएंगे, इक्वेशन से क्या करेंगे, मैंने आपको उसको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक साइड से x और y की वैल्यू निकालेंगे, एक कंटिन्यू एक साइड वैल्यूज लेते चलेंगे आप, और दूसरी वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 पे आते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू लेते चले, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस का 7y को यहाँ भेजो, माइनस के 42 को यहाँ भेजो, तो इससे क्या कंडीशन क्रिएट होगी भाई, ये माइनस का 7y जब वहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7y, और ये माइनस का 42 यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 42। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके बाद क्या होगा, तो y की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, या फिर आप मेरे हिसाब से शायद y की वैल्यू लेना ही बेटर रहेगा, y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। वैसे बेसिकली x की वैल्यू निकालना ज़्यादा सुटेबल रहता है। चलिए देखिए x की वैल्यू निकालना सुटेबल रहेगा, भले ही माइनस का साइन हो, हम x की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम क्लियर करें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल्स टू, यहाँ ऑलरेडी माइनस का 42 है, ये माइनस का साइन यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7y, ठीक है ना।
अब तो काफी इजी आपके लिए थी कि आप क्या बनाएं, इस पे एक टेबल बना लें, इसका इनकी वैल्यूज का एक टेबल आप ड्रॉ कर लें। मैक्सिमम 3 वैल्यूज लेंगे हम, ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्स और वाई। ठीक है, आप यहाँ पे y की वैल्यू लेते चलेंगे, x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू लेते चलो, x की वैल्यू मिल जाएगी। कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं इसके पहले सॉल्व करता हूँ, उसमें x की वैल्यू लेता हूँ, मुझे y की वैल्यू मिलती, मगर कोई मतलब नहीं है, बात वही पड़ जानी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या, उसमें 7 से डिवाइड करना पड़ता बार बार, तो ऐसे नंबर सोचना पड़ता कि सॉल्यूशन करें तो 7 से डिवाइड हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली हम सॉल्व करें। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊंगा हर सॉल्यूशन का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम y की वैल्यू लेते हैं। तो चलिए y की वैल्यू अलग अलग तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ y के लिए कुछ भी रख सकता हूँ, मैं एक ऐसी वैल्यू लेना y की जिससे इनका डिफरेंस मिनिमम हो। डिफरेंस मिनिमम होगा, वैल्यूज छोटी आएंगी, ग्राफ काफी बेटर बनेगा। क्लियर है। चलिए y की वैल्यू अगर एक बार 5 लेता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू 5। y को हमने क्या ले लिया है, 5। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 42 एज इट इज प्लस 7 इंटू y की वैल्यू 5। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 5 इज 35 और x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 35, आपका बच रहा है माइनस का 7। ठीक है ना, वैल्यू पुट करें, x के लिए माइनस का 7 है, y की वैल्यू 5 पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो अब हम y की वैल्यू क्या लें, y की वैल्यू एक बार क्या लेते हैं, एक बार 6 लेके देखते हैं। तो एट y इज इक्वल्स, लेट y इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 6 7 से 42, यहाँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई, मतलब x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 6 पे। इसी तरीके से वैल्यू बढ़ाएं, y की जगह एक बार 7 लेके देखते हैं। तो लेट y इज इक्वल्स टू 7, तो y इज इक्वल्स टू 7 पे यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, x इक्वल्स टू माइनस 42, 7 7 से 49, x की वैल्यू भी क्या आ गई 7, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 7। ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसका आप क्या बना सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। हम फिर दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लें। तो चलिए सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या देख के रखी है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है, तो काफ़ी इजीली हो जाएगी। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 आपको सेकंड इक्वेशन देख के रखी है। तो यहाँ से आप किसी एक को खाली कर लें, तो मैं x की वैल्यू खाली कर लेता हूँ, ये 6 प्लस 3y हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 3y वहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन काफ़ी इजी पड़ जाएगा। अब ना उसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वैल्यूज आप सभी को मालूम है, 3 ही वैल्यूज लेनी है हमें, तो 3 वैल्यू लेते हैं। 3 वैल्यू किस तरीके से, ये x और ये y। ठीक है ना, अब इसकी 3 वैल्यू लेते हैं। इसके आगे अब 3 वैल्यू किस तरीके से हम इसकी लें, तो आप सभी को मालूम है कि 3 वैल्यू अब भाई मन से ले सकते हैं, क्योंकि डिवाइड कुछ भी नहीं करना है, मगर डिस्टेंस मिनिमम हो। अब डिस्टेंस मिनिमम हो, उसकी वैल्यूज हम किस तरीके से लें। ठीक है ना, तो मैं इसकी वैल्यू y के लिए नेगेटिव में ले लेता हूँ, तो डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा ऑलरेडी। तो चलिए हम y की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो एट y इज इक्वल्स टू माइनस 1, अब y को पहले हम क्या लेते हैं, माइनस 1 ले लेते हैं। तो y के लिए माइनस 1 पुट करिए, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 से 3 और x इज इक्वल्स टू 3, मतलब y की वैल्यू माइनस 1 पे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है 3। अब इसी तरीके से आप क्या करें, वैल्यूज बढ़ाते चलें। एक बार y की वैल्यू माइनस 2 ले लें। तो एट y इज इक्वल्स टू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2, तो आपने क्या जाएगा 6 प्लस यहाँ पे रखिए 3 इंटू माइनस का 2, सॉल्व करिए, x इक्वल्स टू 3, ये प्लस माइनस माइनस 3 टू 6, x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू माइनस 2 पे। अब एक बार y की वैल्यू और आगे बढ़ाएं, तो माइनस 3 लेके देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही मिल जाएंगे इससे हमें। तो एट y इज एट या लेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस, तो जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, सभी को समझ में आ चुका है मैंने क्या करवाया है ये, क्योंकि ये सॉल्यूशन आप काफ़ी पहले से कर रहे हैं, क्लास 8 वगैरह से कर रहे हैं, तो कॉमन है कि आप सभी को बन जाना चाहिए। ठीक है ना, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ देखिए, ये आपकी हो गई y एक्सिस और यहाँ पे आपकी आएगी x एक्सिस। देख लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस कहाँ तक गई, सबसे पहले हमें वो देखना कंपल्सरी होता है। तो x की वैल्यू माइनस 3 माइनस साइड में है मैक्सिमम, और देखिए माइनस 7 तक गई है, x में माइनस 7 तक आई है और पॉजिटिव भी 7 तक गई है, तो हमें दोनों साइड वैल्यूज क्या रखनी पड़ेगी, ऐसे रखनी पड़ेगी 7 आ जाए। ठीक है ना, ये 0, ये 1, ये 2, आप लोग डिस्टेंस आपके ग्राफ कॉपी में बना होगा तो आपको दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ रहा है बिना मेजरमेंट के। तो मेरा ग्राफ हो सकता है उतना एक्यूरेट नहीं बने, पर आप लोग का ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि आपका विद मेजरमेंट होगा। ठीक है ना, मेरे यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकता मैं बोर्ड पे, क्योंकि मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ अपने आप ही। ठीक है, डिस्टेंस मन से ले रहा हूँ। y की वैल्यूज देखिए माइनस 3 तक गई है माइनस में, और यहाँ पे प्लस का 7 तक गई है।
तो यहाँ से प्लस का ये हो जाएगा 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 और 7। ये y हो गया आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और नीचे y आपका -1, -2, -3, -4। बस यहाँ तक कर देंगे। देखिए इसके बाद तब जरूरत ही नहीं है तो काय के लिए वैल्यूज लें इसके बाद, ठीक है ना भाई। जब जहाँ जरूरत हो वहाँ पे वैल्यूज लें, अननेसेसरी वैल्यूज ना लें। तो देखिए वैल्यू सब मिल गई है तो आप ग्राफ बना लें। तो मैं पहले इस इक्वेशन में ग्राफ बनाऊं। देखिए x की वैल्यू -7, y की वैल्यू +5। तो x की वैल्यू -7, ये आपकी नेगेटिव वैल्यूज है पूरी, x की नेगेटिव x एक्सिस है, -7 x की वैल्यू, y की वैल्यू +5। तो +5 आपको ये दिख रहा है, ऐसा आप आगे बढ़ाइए। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू थोड़ा ऊपर से आएगी, ठीक है ना। आपके यहाँ पे y की वैल्यू ये, तो ये आपका पॉइंट हो गया पहला। देन सेकंड है 0, x तो 0 हो गया, y की वैल्यू 6। तो y की वैल्यू आप सभी को मालूम +6 ये होगी, 0 और 6, और यहाँ पे मिल लेते हैं -7 और 5। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोनों का 7, प्लस का 7 और उसका भी प्लस का 7। तो इसका प्लस का 7 आप आगे बढ़ाइए, और यहाँ से इसका प्लस का 7 आप आगे बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे आपस में इक्वेशन को, तो यहाँ पॉइंट आएगा। मेजरमेंट एक्चुअली हुआ नहीं, और सभी को मालूम है कि जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। 7 और 7, और ये लाइन आपकी आगे निकल जाएगी, यहाँ पे लाइन आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसके ऊपर इक्वेशन लिख दें। ये इक्वेशन किसकी है? x - 7y + -40। अब इसी तरीके से सेकंड ग्राफ की इक्वेशन बना लीजिए। सेकंड ग्राफ की इक्वेशन क्या हो रही है? x का 3 और y का -1, तो x का 3 और y का -1। तो ये हो जाएगा x का 3 और y का -1, तो आपको 3 और -1। सेकेंडली क्या दिया हुआ है? x का 0 y का -2, मतलब ये x का 0 मतलब x का 0 मतलब x ही नहीं, केवल y है तो y का -2 पे हमने पॉइंट मार दिया। थर्ड दोनों का -3, मतलब ये -3 यहाँ सब नीचे आएंगे और यहाँ पे भी नीचे आएंगे, तो जाएगा माइनस। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, ये तीनों भी एक ही लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, -2 को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया था, पर इक्वेशन लिखता हूँ, ये x - 3y = 6। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है कब पॉसिबल होता है? जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। तो जरूरी नहीं है कि आपके ग्राफ पे इंटरसेक्ट करे, ये डेफिनेटली कुछ वैल्यूज पे आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, पर आपने वैल्यूज ली नहीं इसलिए नहीं कर रही है, ठीक है ना। हम और बड़ी वैल्यूज लेते तो करती है। मत देखिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और सही है, वो कैसे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भले ही ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मगर दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखिए ये जिस तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, डेफिनेटली किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन सॉल्यूशन। फिलहाल हमें सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं बोला गया था, इसलिए मैंने वो वैल्यूज नहीं ली जिसके थ्रू हमें सॉल्यूशन मिले इसका, ठीक है ना। मैंने केवल इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? चलिए ये आपका सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आप इसके साथ दो क्वेश्चंस और हैं। तो अब देखिए मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया है कि पहले आप क्या करेंगे, क्लास 8 से करते आ रहे हैं तो उतना ज़्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, केवल इक्वेशन फॉर्म करना आपको सिखाना जरूरी था। तो मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखाया, देन एक का ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया, ठीक है ना। पहले इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालें। जैसे आपको इक्वेशन दी थी, मैंने ऐसे किसी एक की वैल्यू निकाली, यहाँ पे एक की वैल्यू मन से लेते गए, दूसरी की वैल्यू मिलती गई। ऐसी वैल्यूज लें कि आपको होल नंबर ही मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू आए अपॉन में ना आए, रेशनल नंबर फॉर्म में ना आए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे ऐसे वैल्यूज लें। और फिर इस तरीके से दूसरी इक्वेशन का भी कोई एक पार्ट निकाल लें x या y, देन एक की वैल्यू लेते चलें और इस तरीके से उसका भी तीन सॉल्यूशन इज सफिशिएंट, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और इसे ग्राफ में प्लॉट करते भाई, यहाँ ये जैसे पॉइंट है इसको x एक्सिस पे ढूंढे, इस पॉइंट को y एक्सिस पे ढूंढे, और इन दोनों को आपस में बढ़ाएं और जहाँ टकरा रहे हैं वहाँ पे इनका पॉइंट लिख दीजिए। इसी तरीके से बाकी पॉइंट को भी आप क्या करें, यहाँ पर बनाने के बाद उसके इस जो लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन लेने इक्वेशन की, वो जिस भी इक्वेशन की उसका वो इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर नोट कर दें और इक्वेशन जहाँ टकरा जाएंगे आपको सॉल्यूशन आएगा। इस तरीके से आपको देखिए इक्वेशंस का इंटरसेक्ट, लाइंस का इंटरसेक्ट करना डिपेंडेंट है सॉल्यूशन के ऊपर, आप किस तरीके से करते हैं। तो आप केवल सॉल्यूशन करिए, लाइन अपने आप क्या हो जाएगी, या तो तुरंत इंटरसेक्ट हो जाएंगी या अपीयर टू बी इंटरसेक्ट, आगे जाके इंटरसेक्ट होंगी, मतलब वो सीधे शो करेगा कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। अब बचे हुए जो दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, अब उन बचे हुए दो क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आप लोग ये ग्राफिकल सॉल्यूशन काफी टाइम से कर रहे हैं, क्लास 8 से आपको स्टार्ट हो गया था, तो मुझे मालूम है कि आप लोग ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं आपको ग्राफिकली इक्वेशंस जो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन है ना, मैं एल्जेब्रिकल इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद ग्राफ आप लोग इसका खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना।
ग्राफिकली आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम बनाएंगे इससे। जरूर अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्लियर है? एक क्रिकेट टीम के कोच है जिन्होंने 3 बैट्स और 6 बॉल्स लिए हैं जिसकी प्राइस थी 3900 और लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने एक बैट और लिया, 3 बॉल्स और ली और वही सेम काइंड के जिसका बिल बना है आपका 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली सिचुएशन को बताना है और ज्योमेट्रिकली बताना है। ठीक है? तो बात हुई है बैट और बॉल की, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, मतलब क्वांटिटी ली गई है इन चीजों की। अब किसको क्या माने, एक्स वाई किसको माने, तो देखिए बैट्स और बॉल की बात हो रही है पूरी इक्वेशन में और इनकी क्वांटिटी ली गई है। तो आप क्या मान लें कि लेट द नंबर ऑफ बैट्स, ठीक है ना, एंड बॉल्स या फिर कॉस्ट ऑफ 1 बैट मान लें तो 3 बैट्स की कॉस्ट मिल जाएगी। बेटर यही है कि देखिए आपको क्या बताया गया, टोटल कॉस्ट बताया गया है। ठीक है? सपोज क्या करें, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, ठीक है, तो आपको क्या बताया गया है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स दिए हैं जहां तक है, तो 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट है 3900। तो आप क्या मान लो भाई, एक बैट की कॉस्ट अपने हिसाब से मान लीजिए आप और एक बॉल की कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए। उसके बाद इनकी बॉल को कॉस्ट को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹X एंड कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है? कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने कॉस्ट क्यों ली, नंबर ऑफ बैट और बॉल क्यों नहीं ली। देखिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैट और बॉल तो गिवन है ऑलरेडी, तो मैं क्यों लूंगा नंबर ऑफ। फाइंड के जो फाइंड करना होता है ना, हम उसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो दोनों की कॉस्ट फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 बैट की कॉस्ट और 1 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी वो आपको फाइंड करके बतानी है। तो आप क्या कर लेंगे, उसी को सपोज कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। अब तो कंडीशन क्लियर है। पहली कंडीशन क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, 81C मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स, मतलब 3 बैट है और 6 बॉल्स है। एक बैट x का है तो 3 बैट कितने के होंगे, 3 बैट होंगे आपके 3x के। एक बॉल y की है, 6 बॉल्स कितने की होंगी 6y। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट देखिए, बैट 3 बैट की कॉस्ट 6 बॉल की कॉस्ट ऐड करने के बाद आपके पास जो बच रहा है अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है ₹3900। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। एक इसके अकॉर्डिंग के अब आते हैं आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी क्या दी गई है, उन्होंने बोला है कि एक बैट और लिया है और 3 मोर बॉल। एक ही बैट लिया हुआ है और 3 बॉल लिए सेम टाइप की, तो इनका जो बिल बन रहा है वो है 1300। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। क्लियर है ना? अब आपको क्वेश्चन में बोला गया, देखिए ये तो पार्ट खत्म हो चुका है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन मिली गई है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, केवल सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। तो आप सभी को मालूम है किस तरीके से करना है, मुझे करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। एक सॉल्यूशन और करवा देता हूँ, इसके बाद के आप लोग करते चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इक्वेशन ले लेते हैं। पहली बार हम इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं। ठीक है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। तो ये आपकी देखिए यहाँ से एक चीज दिख रही है कि दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं 3 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, एज इट इज x और 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है 2y बराबर 3900 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। ये मल्टीप्लाई पूरे के अपॉन में था या पूरे के मल्टीप्लाई में था ये, तो यहाँ से अपॉन में जाएगा 3। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन रही है x प्लस 2y बराबर 3 1 3, ठीक है ना, 3 3 9 और 0 0 1300 बन रही है। वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। इसको वहाँ भेज दीजिए क्योंकि ग्राफ के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका हम एक चार्ट बना लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट का चार्ट हो जाएगा एक, x और y की वैल्यूज पे। ठीक है ना? अब यहाँ वैल्यूज लेते चलिए, सॉल्यूशन मिलते जाएगा कि भाई आप देखिए यहाँ आपको वैल्यूज किसकी लेनी है, y की वैल्यूज लेनी है। तो मैं थोड़ी y की वैल्यूज बड़ी लेता हूँ ताकि इनको सॉल्यूशन भी क्या हो जाए, इसके अकॉर्डिंग ही मिले। ठीक है? तो हम आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो मैं सबसे पहले y की वैल्यू ले रहा हूँ, अपने मन से ले रहा हूँ। तो मैं y की वैल्यू लेता हूँ, बड़ी वैल्यूज लें ताकि इनका गैप कम हो। वैल्यूज हमेशा ऐसी नहीं आवे, मान लीजिए 100 वगैरह लेंगे तो काफी 1000 1100 का गैप आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा हमारे ग्राफ पे शो करना एक साथ, काफी बड़े गैप लेने पड़ेंगे। तो यहाँ वैल्यूज बड़ी है, तो मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू 500। y की वैल्यू 500 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 500। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस ये हो जाएगा 1000
और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300। सभी को समझ में आया? चलिए हम आगे और सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। मैंने x की वैल्यू क्या लेकर रखी है, सॉरी y की वैल्यू ले ली यहाँ पे 500। तो 500 की जगह x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, y की वैल्यू 500 पे x की वैल्यू आ गई है 300। अब इस तरीके से मैं y की दूसरी वैल्यू लेता हूँ। मैं दो वैल्यूज ही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 वैल्यूज है 3 वैल्यूज है, बात वही है। आप एक वैल्यूज अपने मन से भी लेंगे ना, कुछ आप मन से भी करेंगे। तो y की मैं एक सेकेंडली वैल्यू लेता हूँ, एक तो मैंने ले ली है 500, सेकेंड लेके देखता हूँ मैं 400 लेके देखते हैं। तो यहाँ वैल्यूज की हो जाएंगी x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 400, मतलब x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 800 और x इज इक्वल्स टू 500। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 400 आपने y की वैल्यू ली है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, ठीक है ना, 500 x की वैल्यू। यहाँ से मैं ग्राफ छोटा कर देता हूँ, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से 500। इसी तरीके से आप नेक्स्ट सोल्यूशन को सॉल्व करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को मालूम है। आपकी सेकंड इक्वेशन क्या दिख रही है आप सभी को, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। अगेन यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y कर लीजिए। अब आप वैल्यूज ले सकते हैं एट y इज इक्वल्स टू, क्लियर है? यहाँ तक तो आपने कर लिया है। अब इसकी वैल्यूज रखें, तो y की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रखते चलें। तो y की वैल्यू मान लीजिए अगर मैं 200 लेता हूँ, y की वैल्यू 200 पे क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 200 और x इक्वल्स टू 1300 माइनस 600 और x इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा आपका 700, क्लियर है? इसका चार्ट हम बना देते हैं साइड में। ये आपका सेकंड इक्वेशन का है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यूज अवेलेबल से पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 700, जब y की वैल्यू थी कितनी 200, क्लियर है? अब इसके बाद हम x की वैल्यू और मान लेते हैं, तो एट यहाँ पे हमने एट y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 200 लिया, तो यहाँ पे एट y इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज बढ़ा के लिखें, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एट y इज इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1300 माइनस 3 इंटू 300 और x इक्वल्स टू 1300 माइनस 900 और x इक्वल्स टू 400। यहाँ आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है 400, जो आपने वैल्यू क्या ली थी 300। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चलिए इसके बाद हम ग्राफ शो करते हैं। तो आप सभी को मालूम है ग्राफ में ये आपकी हो गई y एक्सिस और ये आपकी होगी x एक्सिस, ये x पॉजिटिव और ये आपका x यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना? ग्राफिकली आप बनाएंगे ग्राफ पे तो आपको ऑलरेडी मार्जिन्स मिलेंगे वहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है 500 और वहाँ पे 700, 700 प्लस में जा रही है x की मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव साइड तो है ही नहीं, तो नेगेटिव साइड नहीं है तो हम नेगेटिव साइड का उतना रखते ही नहीं है, उसको पॉजिटिव साइड को बड़ा रख लेते हैं, ठीक है? तो आपका जाएगा 0, ये जाएगा आपका 100, गैप बड़े लेने पड़ेंगे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और बस खत्म, ठीक है? यहाँ पे माइनस में 100 लेते हैं, तो माइनस के हमने वैल्यूज ली नहीं है। अब इसके बाद प्लस पे चले आए, तो प्लस के y में भी देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू 500 तक गई है, ये तो आपका हो गया x नेगेटिव, हो जाएगा आपका y पॉजिटिव। यहाँ ये 100, 200, 300, देखिए ध्यान रखेंगे मार्जिन कॉमन रहेगा सब जगह एक जैसे ही रहेगा। नेगेटिव तो ये भी नहीं गया, तो माइनस का 100, ठीक है ना, ज़्यादा गैप हो गया था, माइनस 100 माइनस 200 और सफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू हमें लेनी नहीं है। चलिए ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को बना देते हैं। तो x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500 ढूंढी। x की वैल्यू 300 आपको ये दिख रही है, y की 500 ये दिख रही है, इसको आगे बढ़ाइए। और x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400, तो x की वैल्यू 500 ये होगी, y की वैल्यू 400, ठीक है? x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 ये है और y की 4, तो हमने y की 4 यहाँ बना के रखी, ठीक है? तो ये जाएगा 500 और 400। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई सभी को इतना क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसके बाद तो आपको क्या करना है, केवल इन दोनों को ज्वाइन करके आपकी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इस लीनियर इक्वेशन का आप दे देंगे। भाई फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900। चलिए ना इसके बाद करते हैं, क्या जाएगा 7x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200। तो ये x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200, देखिए आप बनाइए यहाँ पे, ये आ जाएगा x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 700। सेकेंडली पॉइंट है x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, इसको आगे बढ़ाइए आप, 400 और 300।
तो अब इसे मैच कर दीजिए, तो ये आपकी इस तरीके से मैच हो जाएंगी। देखिए अब ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपकी इक्वेशन कौन सी आ रही है, सेकंड, मतलब x + 3y = 1300। फिर आप देखिए आप सभी को अब इसमें भी ऐसा लग रहा हो कि जो लाइन है वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। आपको दिख रहा है ना, ये आपकी x + 3y = 1300 है, और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो x + 2y तो नहीं होनी चाहिए थी। ये पहली कंडीशन है x + 2y = 3900, सेकंड है x + 3y = 1300। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये यहाँ पे तो आपको दिख रही है इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, मगर देखिए यहाँ पे देखिए दे टेंड्स टू इंटरसेक्ट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक तरफ की बढ़ रही हैं, और ठीक है ना, और ये आगे जाएंगी जब, तो फर्दर जब आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, पॉइंट पे इंटरसेक्ट और वापस सॉल्यूशन। फिलहाल आपको सॉल्यूशन के लिए चल रहा है। आपकी पहली एक्सरसाइज केवल आपको क्या बोल रही है कि आप तो सॉल्यूशन बनाना सीखें, अलजेब्रिकल सॉल्यूशन करना सीखें, प्लस उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, फिर आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली क्या करते चलेंगे, आगे सॉल्व करते चलेंगे, आपको आंसर मिलते चलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आप सभी को समझ में आया? और देखिए इसी का आप थ्रू आगे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सॉल्यूशन आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। क्लियर है? मिटा दूं मैं इसे? चलिए तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो मैंने विद सॉल्यूशन और ग्राफिकली सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसा अलजेब्रिकली सॉल्यूशन आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, बाकी आप लोग इसे सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए काफी इजी है ना। क्वेश्चन दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg, अगेन कॉस्ट की बात हो गई, एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। दोनों के मिला के कॉस्ट क्या बताई गई है, 160। ठीक है, 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स, और एक मंथ बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स जो है 300 के हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160, मतलब टोटल कॉस्ट उनको आपको क्या देके रखी है, दोनों की अलग अलग 160। और इसके बाद 4 मंथ बाद क्या हो जा रहा है, एक मंथ बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 300। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करें आप, तो अपन लिख लेते हैं अगेन क्या कॉस्ट की बात हुई है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल क्या है, ₹x। मैं केवल आपको अलजेब्रिकली बता रहा हूँ, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स क्या देके रखिए, ₹y, मतलब दिन ही आपने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आए, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, उन्होंने क्या बोला है कि 2 kg एप्पल्स मालूम है ना सभी को कि दिखाऊं यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो ये जाएगा आपका 2 kg एप्पल्स मतलब 2x प्लस कॉस्ट ऐड हो रही है, टोटल कॉस्ट की बात हो रही है 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg मतलब ₹y इज इक्वल्स टू 160, इक्वेशन 1। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला जा रहा है, सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है आपको, पहले तो आपकी क्लियर होगी, सेकंड कंडीशन बोला है 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलो एप्पल मतलब 1 किलो आपका x रुपीस के, 1 kg x रुपीस के, 4 kg के हो जाएंगे 4x रुपीस के, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो आपका जाएगा 2 × y, इसकी टोटल कॉस्ट है 300। यहाँ से आप ले रहे हैं 2 कॉमन निकालें, तो 2 2 = 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 300, और 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। इक्वेशन नंबर सेकंड, या आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है। क्लियर सभी को? ये तो आपका क्या हो गया, ग्राफिकली सॉल्यूशन में आप सभी को समझा दिया है। चलिए वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। क्लियर है? चैनल की जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करिए, आपको स्क्रीन में शो होगा तरीके से। देन और उसका वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्लस ठीक है ना, वीडियो लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है ना, ताकि आप दूसरों का बेनिफिट भी कर सकें। ओके, थैंक यू।